गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर मतदान कल। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में 8 दिसंबर को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दूसरे चरण में मतदान के लिए पहुंचे गांधीनगर। साबरमती विधानसभा क्षेत्र में डालेंगे वोट। प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। मां हीराबेन से मिलकर लिया आशीर्वाद। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान खत्म। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 5:30 बजे तक करीब 50% मतदान। अंतिम आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद। बुधवार को हो रही है मतगणना। उदयपुर में G20 शेरपा की पहली बैठक। मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मिलेगी मदद। भारत के सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू होंगे मेहमान। 51वें नौसेना दिवस पर विशाखापत्तनम में भव्य समारोह। राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। राष्ट्रपति ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी समारोह। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देशव्यापी प्रदर्शनों के आगे झुकी ईरान की सरकार। हिजाब को लेकर दशकों पुराने कानून में हो सकता है बदलाव। मोरालिटी पुलिस की इकाइयां भंग। 22 वर्षीय महसा की हिरासत में मौत के बाद से पूरे देश में हो रहा है भारी प्रदर्शन। और खेल की खबरों में बांग्लादेश के मीरपुर में हुए एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 1 विकेट से दे दी शिकस्त। बांग्लादेश के सामने 187 रन का था लक्ष्य। एक दिवसीय 3 मैचों की श्रृंखला में अब भारत 1-0 से पीछे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा चुनाव की। कल दूसरे दौर का मतदान गुजरात में होना है। दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और गुजरात के लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। गुजरात विधानसभा चुनाव की दूसरे और अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सत्ताधारी भाजपा 27 साल के शासन को पारदर्शी व्यवस्था, अंत्योदय और बेहतर कानून और दूसरे मुद्दों के जरिए एक बार फिर से वापसी की उम्मीद लगाए है। वही कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। दोनों दलों की सीधी टक्कर के बीच राज्य की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी दम ठोक रही है। यानी चुनावी मैदान में 3 राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने अपने ढंग से रिझाने का प्रयास किया है। अब बारी मतदाताओं की है। राज्य के 14 जिलों की इन सीटों पर मतदाता सोमवार को एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वक्त हम बनासकांडा के पालनपुर के एक ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। ईवीएम उन्हें दे दिया गया है और इससे संबंधित जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो भी इन्हें दी गई है। तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सारी तैयारियां चुनाव तंत्र की ओर से संपूर्ण कर ली गई है। बनासकांठा जिले में 2613 जितने बूथ हैं, करीबन 20,000 से ज्यादा हमारे पोलिंग पर्सोनल और पुलिस पर्सोनल इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वरूप से और शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए कार्यरत है। 93 सीटों के लिए कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अहमदाबाद में 21 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाटलोडिया सीट भी शामिल है।
पटेल का मुकाबला विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार अम्मी याज्ञिक से माना जा रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद की ही विरमगाम की सीट पर भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार लाखाभाई भारवाड़ से है। अहमदाबाद के 21 विधानसभा क्षेत्र के 5,999 बूथ पर सुचारू रूप से मतदान संभव हो सके, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह पर जिलाधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है कि आपका एक वोट कीमती है, इसे आपको भूलना नहीं है। अहमदाबाद शहर की 10,000 से ज़्यादा अपना मैन पावर, उसके साथ 6,000 जितने होमगार्ड, सेंट्रल फोर्सेस के 112 कंपनीज यहाँ अलॉट की गई है। उसके साथ में SRPs की 15 कंपनी स्टेट आर्म। वहीं वडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी चुनावी मैदान में हैं और मुकाबले में भाजपा के मनीलाल वाघेला हैं। वडोदरा शहर से भाजपा की मनीषा वकील का मुकाबला कांग्रेस के गुणवंतरी परमार से है। गांधीनगर दक्षिण सीट से भाजपा के अल्पेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त है गांधीनगर में, जहां पर कि ईवीएम और वीवीपैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने ईवीएम वीवीपैट का मिलान कर रहे हैं। जो उनके कागज दिए गए हैं उसका जो चालान है उसको वो अपने उसका जांच परख कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की ओर से काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो दिव्यांगजन है या फिर बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। वहीं गोधरा, धोलका और मानसा सीटों पर भी नजर होगी। बीते विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर 500 मतों के आसपास था। साल 2017 के विधानसभा में भाजपा को 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 39 और निर्दलीयों ने कुल 3 सीटों पर बाजी मारी थी। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। रमा त्यागी, नीरज सिंह, चंद्रशेखर और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने अहमदाबाद के डीसीपी बीयू जडेजा से बातचीत की है। इस बार चुनाव सही तरीके से हो, इसमें किसी प्रकार की कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं? इलेक्शन कमीशन की जो डिप्लॉयमेंट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्केल डिफाइन किया जाता है। तो आज यहाँ पर जो एलिस ब्रिज कंस्टिट्यूंसी है उसका ईवीएम का डिस्पैचिंग सेंटर है। तो डिस्पैचिंग सेंटर से जो पोलिंग स्टाफ रवाना होंगे उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से हर एक बस रूट के साथ सीएपीएफ और आर्म पुलिस डिप्लॉय की जाती है, जो ईवीएम गार्ड का काम करेंगे। तो हर एक पोलिंग स्टाफ को अपने अपने पोलिंग स्टाफ तक, पोलिंग स्टेशन तक छोड़ के ये स्टाफ है उनके साथ रहेंगे। बाकी जो बूथ बिल्डिंग के ऊपर डिप्लॉयमेंट है वो अलग से होता है, तो वो भी पुलिस सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन पे हो जाएगा। और वैसे ही रिटर्न में भी पोलिंग पार्टी को गार्ड करते हुए यही स्टाफ है वो वापस लेके आएगा। इसके अलावा हर एक पुलिस स्टेशन में क्यूआरटी रहेगी, सुपरवाइजरी अधिकारी के साथ अपनी अपनी स्ट्राइकिंग फोर्स रहेगी। तो इस तरह से पोलिंग के दिन और पोलिंग के अगले दिन पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। और यहाँ पीसफुली अच्छे तरीके से पोलिंग प्रोसेस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो कितना पुलिस पर्सनल होंगे, कितने अर्धसैनिक बल कुछ होंगे? एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन की बात, कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ 19 रूट है जिसके द्वारा हर एक पोलिंग पार्टी जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएगी। तो हर एक रूट के साथ सीएपीएफ का हाफ सेक्शन जो है वो डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग से होमगार्ड डिप्लॉय किए गए हैं। जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है तो हर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस मोबाइल जो है वो भी डिप्लॉय की गई है। तो कुल मिला के जो एलिस ब्रिज की कंस्टिट्यूंसी है उसमें सीएपीएफ के अलग अलग, बीएसएफ के, आरपीएफ के, अरुणाचल प्रदेश का आर्म पुलिस का, ऐसा अलग अलग डिप्लॉयमेंट है वो स्केल के हिसाब से किया गया है। हमारे साथ थे डीसीपी बीयू जडेजा जी। उन्होंने बताया कि एलिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि सही तरीके से यहाँ पे चुनाव हो सके और किसी भी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती जाए। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।
जी, तो प्रशासन की तो पूरी तैयारी है और अब बारी है मतदाताओं की। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि गुजरात में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीप स्थित निशाल स्कूल में वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री अहमदाबाद में हैं और गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और अब अगली खबर, भाजपा की 2 दिवसीय बैठक से पहले आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महामंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 2 दिवसीय एजेंडा तय किया गया। गौरतलब है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। ऐसे में भारत को इसका किस प्रकार का फायदा होगा, इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनौपचारिक रूप से महामंत्रियों को जानकारी दी। बैठक में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। आगे की खबरों में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हरियाणा के हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा किसी भी देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से देश की विकास यात्रा को तेज करने में सहयोग करने का आह्वान किया। New IIT, IIMs, new medical colleges have been opened up, enabling young people to skill themselves and become industry ready. Because education is the backbone for the growth of any country and its people. And as Prime Minister Modi has time and again remarked, that the whole world is looking at India's youth with hope, because you are the growth engines of the country and India is the growth engine of the world. सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आप युवा ही तो भारत के ग्रोथ इंजन हैं और भारत ही दुनिया का ग्रोथ इंजन है, इसलिए आप पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि 2022-23 के लिए एम्स भुवनेश्वर को 635 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में आज पूरे भारत भर में हमारे जो एम्स फंक्शनल है वहाँ पे हर सुविधा देने के लिए सरकार काम कर रही है, प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने अनेक योजनाएं हाथ में ली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसी में से एक अच्छी योजना है, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी है कि हमारे उड़ीसा सरकार ने इस योजना को अभी तक अप्रूवल नहीं किया है, स्वीकृति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अनुरोध करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा को कि गरीब पेशेंट के लिए इस योजना के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। वाराणसी में आंखों के इलाज के लिए रोगियों को अब और सुविधा होगी। शंकर आई फाउंडेशन ने इस सिलसिले में पहल की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शिलान्यास किया। इस पहल से लोगों को भविष्य में बहुत फायदा होगा। वाराणसी में रविवार को शंकर आई फाउंडेशन के एक नए हॉस्पिटल की नींव रखी गई, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सेवा का बड़ा केंद्र बनेगा, जो लोगों के सहयोग से बनेगा। प्राइवेट सेक्टर से लोग, स्वच्छता क्षेत्र से लोग, स्वेच्छा उनके अपने तरफ से ही आकर के ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने में सुविधा जब सरकार भी देती है, जैसे उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के सरकार मदद प्राप्त करते हैं। और जैसे कलेक्टर राजलिंगम जी भी बोले कि सरकार इसमें शामिल होंगे और हर सुविधा करके देंगे, तो जनता के पूरे आवश्यकता हम पूरी कर पाएंगे। प्रदेश सरकार भी हर तरह की मदद करेगी, जबकि वाराणसी में ये 14वां हॉस्पिटल होगा जो गरीब लोगों के इलाज में मुख्य योगदान देगा। कई सारे जो प्रिवेंटेबल आई डिजीजेस है आई केयर में, उसको यदि पहले से हम लोग परीक्षण के माध्यम से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसका उपचार आराम से हो सकता है और उनके आँख के रोशनी जाने से या और अन्य परेशानियों से वो बच सकते हैं। तो ये इस तरह की जो हॉस्पिटल यहाँ पे वाराणसी में आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ की जो स्वास्थ्य अवस्थापना में। और जैसे कि अभी काशी तमिल संगमम के दौरान ये कार्यक्रम होना एक बहुत अच्छी बात है। Kashi is a punya bhumi for all the people of India. For us to establish a hospital in PV is a great opportunity given to us. We are sure we are going to be benefited, particularly the poor people. The villages are going to be much more benefited by establishment of the hospital, and we are going to give international, prescription for all the eye diseases, and we are going to be benefit quite a lot. We are very happy that in establishing hospital here. Thank you. It's for every age. When we give vision to a child, we give next 80 to 90 years of productive life. When we give vision to an adult, we make him or her the breadwinner of the family. When we give vision to an elderly couple, we make them independent for their day-to-day activities. They don't have to strain the other family members. So giving vision irrespective of the age is something which has got far-reaching results. The reward what we get is amazing. So we are involved. We invite more and more people to join this movement so that we can serve more and more people. इस तरह के प्रयास से शंकर आई फाउंडेशन 80% लोगों का मुफ्त इलाज करता है और 20% जो लोग पैसा दे सकते हैं उनसे शुल्क लेता है। प्रधानमंत्री का आह्वान वाराणसी को मेडिकल हब बनाने का इस प्रयास में दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों द्वारा लोगों की सेवा का जो सोच है प्रधानमंत्री का, वह भी इस आई फाउंडेशन का जो शंकरा आई हॉस्पिटल बनेगा उससे भी पूरा होगा। वाराणसी के आसपास के प्रदेश और जिलों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और भी खबरें। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर रविवार को झारखंड के सरायकेला में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की सहभागिता अभूतपूर्व रही। इस दौरान चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के सरायकेला जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। काशी शाहू कॉलेज परिसर में मौजूद लोगों की यह भीड़ उसकी गवाह बनी। मौका मेले का ही था, लेकिन इस मेले का जिले के हजारों परिवारों की अनमोल जिंदगी से सीधा सरोकार था। दरअसल यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से लगाया गया स्वास्थ्य मेला था, जहां हजारों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की न सिर्फ जांच कराई, बल्कि अपने संपूर्ण इलाज का मार्ग प्रशस्त किया। जो हम लोग को साइकिल मिला फिर हमारे बहुत खुश होया थी। मोदी मुदाई दिया थे मोदी। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिला प्रशासन और टाटा फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा रहा है, ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था लोगों को घर के नजदीक मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से मरीजों का डेटा बन रहा है, जिसके बाद उसका फॉलोअप भी किया जाएगा। हमने जब वहाँ स्टॉल में जाकर के देखा, भारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आयुष्मान की योजना दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व योजना जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ किया है। जनजातीय मंत्रालय ने सभी को जोड़ते हुए खूंटी में अभूतपूर्व आयोजन हुआ, उसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, उस पर फॉलोअप हुआ, उनकी आगे की चिकित्सा संभव हो सके। स्वास्थ्य मेले की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सरायकेला में आज जन सैलाब उभरा, और ये जन सैलाब था अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो लोगों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भी फैल रही है, उसका ये नजारा है यहाँ पर। इस मेगा स्वास्थ्य मेले में देश भर के 300 नामी गिरामी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। लाभुकों को मुफ्त दवाएं दी गई और दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आयोजन एक दिन के लिए नहीं है बल्कि दूरगामी लक्ष्यों को लेकर आयोजित किया गया है। कुछ कार्य योजना बनाए बल्कि इसका दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने देश और समाज के विकास के लिए जन सामान्य के अच्छे स्वास्थ्य को आवश्यक बताया। उन्होंने लोगों से सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की। स्वास्थ्य रहना सबसे बड़ा जरूरी है। आपका जो स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, आपकी सोच भी आपका अधूरा है। सरायकेला में आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला अभूतपूर्व रहा और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा सन्स और जिला प्रशासन के सहयोग से सरायकेला में ये स्वास्थ्य मेला में जनसैलाब उमड़ा और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। यहाँ पर लोगों को मुफ्त दवाएं दी गई और साथ ही साथ जो गंभीर जो बीमारी के लोग थे उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अपने सहयोगी अनूप और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला खरसावां। एमसीडी की वोटिंग से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाय चुनाव में अपनी रणनीति बनाने के लिए काशी में बैठक की। नगर निकाय चुनाव की संभावना घोषित हो चुकी है। अब कुछ ही या इसी महीने के बाद अगले महीने में चुनाव पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसकी एक बैठक आज हुई। हमारे साथ बात करने के लिए इन तैयारियों पर सुनील ओझा जी, सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। क्या आप लोगों ने बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला और किस तरह की तैयारी रहेगी? 250-300 लोगों की एक बैठक हुई। 94 के 94 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, वो उसका संकल्प लिया। मोदी जी ने स्वच्छता और शौचालय की बात करके और उसमें काम करके इतना बड़ा काम किया है कि नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इनके ऊपर लोग भरोसा कर रखेंगे। तय हुआ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस चुनाव को पूरे धमखम के साथ। और हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव जी हैं। 3 दिन का एक महाविजय अभियान चलाया जाएगा, संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर घर का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद मध्य में एक 3 दिवसीय महाविजय अभियान फिर चलाया जाएगा, जिसमें मोदी जी और योगी जी के योजनाओं का और उसके लाभार्थियों के विषय में पत्रक और उनकी छोटी छोटी स्टोरियां चलाई जाएंगी। उसके बाद लास्ट अंतिम 3 दिवसीय महाविजय अभियान में मतदाता पर्ची तक बांटने का काम, घर घर संपर्क करने का काम किया जा रहा है कि 100% विजय सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर जा रहा है। संकल्प लिया है, सिद्धि तक पहुंचेंगे, क्योंकि इनके पास वो सांसद हैं, वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वच्छता और शौचालय की बात की, काम किया। इसी पर नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। अगली खबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 3 दिवसीय उर्दू साहित्योत्सव जश्न रेख्ता का आज समापन हो गया। इस समारोह के दौरान कविता, संगीत, गायन और व्याख्यान आयोजित हुए। पुस्तक प्रदर्शनी और कला प्रदर्शनी ने भी दर्शकों को खूब लुभाया। कोरोना महामारी के 2 साल के अंतराल के बाद राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उर्दू का उत्सव जश्न रेख्ता धूमधाम से आयोजित किया गया। आयोजन के आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कहीं किताबों के चाहने वाले किताबें खरीदते नजर आए तो कहीं शेर व शायरी की महफिल ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो कोई लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है जिससे ये खुशी को इसका इजहार हो पाए। नई नस्ल खास तौर से जो उर्दू की तरफ माइल हो रही है, उसे देख के हमें यकीन है कि जो हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे काम कर रहे हैं और हर साल ये बढ़ते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। जश्न रेख्ता दरअसल उर्दू का जश्न है। यहाँ हर बंधन से ऊपर उठकर लोग उर्दू भाषा के जश्न में सराबोर नजर आए।
मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ उर्दू को। इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ लैंग्वेज के बारे में, बट जितना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, गज़ल, कवाली एंड पोएट्री एंड टॉक शोज, एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि यहाँ बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं। देखिए हमारे ज़माने में तो चलता था ये सब, मगर इतने नौजवान आ रहे हैं और कोई एक मिसरा बोलता है शेर का तो वो जवाब दे देते हैं, दूसरा मिसरा बता देते हैं। आज के युवाओं को जोड़ने का प्रयास है, साथ में ये एक प्रयास है कि भाषा और विविधता जो भारत में देख रहे हैं उसको किस प्रकार से एक समान मंच मिले। तो यहाँ पे मिलकर मतलब दिल से कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अलग अलग लोगों से जुड़ने का, नए शब्द सीखने का, नई भाषाएं सीखने का। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है जो लोगों के दिलों को आपस में जोड़ती है। खास तौर पर उर्दू गजल के प्रति लोगों में एक खास जुनून आमतौर पर नजर आता है। होती जहाँ है शबे तन्हाई, हमारा दिल उधर लगता है। दिल्ली की इसी सरजमीन पर उर्दू पैदा हुई, पली बढ़ी और परवान चढ़ी। जश्न रेख्ता का ये प्रोग्राम उर्दू को और परवान चढ़ा रहा है। कैमरामैन एहसन के साथ फसीउर रहमान, डीडी न्यूज़। बात एमसीडी चुनाव की। दिल्ली की तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद आज पहली बार एमसीडी का चुनाव हुआ, जिसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। 250 वार्डों के लिए हुए आज की वोटिंग के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य दल अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मतदान बहुत उत्साहपूर्ण नहीं रहा है। तो देखना होगा क्या नतीजा आता है एमसीडी का 7 तारीख को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।